बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान ने सीरीज के चौथे वनडे में न्यूजीलैंड को 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 4-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। बाबर आजम के 107 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 334 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 232 रन बनाकर आउट हो गई। उसामा मीर ने 4 और वसीम जूनियर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस फतह के बाद पाकिस्तान ने पहली मरतबा ICC रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। सीरीज के चौथे वनडे में फखर जमान के साथ इनिंग्स का आगाज शान मसूद ने किया। 36 के मजमूई स्कोर पर फखर जमान 14 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद 44 रन बनाकर स्टंप हुए। रिजवान ने 24 रन की इनिंग्स खेली। वो तेज रन लेते हुए रन आउट हो गए। चौथी विकेट पर कप्तान बाबर आजम और सलमान अली आगा ने 117 रन का इजाफा किया। सलमान आगा ने 46 गेंदों पर 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 58 रन बनाए। बाबर आजम ने कैरियर की 18वीं सेंचुरी बनाई। इफ्तिखार अहमद ने 28 और बाबर आजम ने 107 रन की इनिंग्स खेली। इनिंग्स के आखिरी 2 ओवर्स में शाहीन आफरीदी और मोहम्मद हारिस ने 38 रन बनाकर टीम का स्कोर 6 विकेट पर 334 तक पहुंचा दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की पहली विकेट 36 पर गिरी। विल यंग 15 रन बनाकर आउट हुए। टॉम ब्लंडल ने 23, डैरल मिचेल ने 34 रन बनाए। कप्तान लैथम और चैपमैन ने 115 रन की शराकत बनाई। लैथम ने 5 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। स्कोर जब 205 पर पहुंचा तो चैपमैन भी 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की आखिरी 4 विकेटें स्कोर में मजीद 27 रन का इजाफा कर सकी। पूरी टीम 232 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने मैच 102 रन से जीतकर सीरीज में 4-0 की बढ़तरी के साथ ICC रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है, रैंकिंग में पहले नंबर पर आने की खुशी है। इसका क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। उन्होंने कहा कि आखिरी ओवर्स में शाहीन और हारिस की जारहाना बैटिंग के बायस बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक ही दिन में जनूबी अफ्रीका के बैटर हाशिम आमला के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने चौथे वनडे में इनिंग्स का 19वां रन बनाया तो वो वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। बाबर आजम ने अपने कैरियर की 97वीं इनिंग्स में ये संग मील उबूर किया। उनसे कबल जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 101 इनिंग में 5000 रन स्कोर किए थे। विवियन रिचर्ड्स और विराट कोहली 114 इनिंग्स में 5000 वनडे रन बनाकर बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। बाबर आजम ने इसी इनिंग्स के दौरान कैरियर की 18वीं सेंचुरी भी स्कोर की। वो 100 से कम इनिंग्स में 18 सेंचुरियां बनाने वाले भी दुनिया के वाहिद बैटर बन गए। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने यह कारनामा 102 इनिंग्स में अंजाम दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 115 और विराट कोहली ने 119 इनिंग्स खेलकर वनडे क्रिकेट में 18 सेंचुरियां बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, सियासी खबरें शामिल करते हैं। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सह फरीकी वज़रा ख़ारजा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए चीनी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा भारत में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं। क़ायम मक़ाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर तिजारत नवीद कमर से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़रा ख़ारजा के सह फरीकी मुज़ाकरात आज होंगे, जिसमें तिजारत और दीगर मामलात पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लंदन में बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम और वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की है। ये मुलाकात दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म ने बरतानवी बादशाह की ताजपोशी की तकरीब के शानदार इंतजामात पर मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब में बरतानिया की मदद को सराहा और शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान और बरतानिया को मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत है। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमीशन के क़याम की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका कमीशन की सरबराही दोनों ममालिक के सरबराहान करें। दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि शाह चार्ल्स की ताजपोशी एक नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं पर जोर दिया कि दौलत मुश्तरका के ममालिक के माबैन हम आहंगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है ताकि मुश्तरका तरक्की का ख्वाब पूरा हो सके। यहाँ आपको बताएं, PTI की जानिब से आज रैलियाँ निकालने का मामला। ज़मान पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली का मशरूत इजाज़तनामा जारी कर दिया गया। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकरीरों की इजाज़त नहीं होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा तो PTI इंतज़ामिया ज़िम्मेदार होगी। कारोबारी मराकज़ बंद करने की इजाज़त भी नहीं होगी। कारकुन डंडे असलहा साथ नहीं लाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, दफ़ा 144 नाफिज है। बगैर इजाज़त रैलियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी असद उमर कहते हैं, मुल्क भर में अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए निकलेंगे। मरकजी रैली की क़यादत इमरान खान खुद करेंगे।
शंघाई ताउन तंजीम और भारतीय मीडिया में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की पजीराई पर भारत बौखला गया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अपने जले दिल के फफोले पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम दोहरा दिया। बिलावल भुट्टो का भी तुर्की जवाब कहा। जयशंकर का ताल्लुक बीजेपी से है, जिसने ये बयानिया बनाया हुआ है कि हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी दहशतगर्द होता है। बिलावल ने कहा कि इन्हें डर ये है कि जब बिलावल भुट्टो सामने आता है तो इनका ये बयानिया टूट जाता है। अगर भारतीय हुक्मरानों में इतनी नफरत है कि वह सब मुसलमानों को हत्ता कि बिलावल को भी दहशतगर्द ठहराना चाहते हैं, तो फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बल्कि दूसरे मुल्कों के शहरी भी दहशतगर्दी का शिकार होते रहेंगे। उनकी तनकीद में समझता हूँ कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी आप क्यों? वो इसलिए कि एक झूठा बयानिया, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, ख़ास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वज़ीर ख़ारजा करता है। और उस मिथ को, उस प्रोपेगेंडा को मेरा जाने से, मेरा बात करने से, अपना मौक़िफ़ सामने रखने से उस बयानिया को हम तोड़ते हैं। कहता है कि you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror। आप मुझे बताएं तोरो चांजो साहब, आप मुझे जानते हो, इस मुल्क मुझे जानता है, मैंने क्या एक दफ़ा अपना सियासी पूरी तारीख़ में एक दिन के लिए एक्सीडेंटली भी किसी दहशतगर्द के साथ बैठा हूँ ना? मैं क्या करूँ अगर उनमें इतना नफ़रत उरूज पे पहुँच चुका है कि वो सारे मुसलमान को दहशतगर्द कराना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दहशतगर्द कराना चाहते हैं। उनको ये नहीं नज़र आता कि हम अपने मुल्क में भी दहशतगर्दों के मुकाबले में, दहशतगर्दों के अपीज़मेंट के ख़िलाफ़ जो मुहिम होते हैं उसमें सफ़ अव्वल का किरदार अदा करते हैं। हम इसलिए कि हम ख़ुद मुतासिर हुए हैं, विक्टिम्स हैं दहशतगर्दी के, तो हम अगर पाकिस्तानी कोई दहशतगर्दी की वाक़या में शहीद हो या कोई नुकसान हो तो उनके लिए भी हम एम्पथाइज़ करते हैं। अगर भारत में कोई भारत का शहरी भी दहशतगर्दी का शिकार हो जाए तो मैं उनके लिए भी दर्द होता है। मैं चाहता हूँ कि ना कोई पाकिस्तानी, ना कोई भारत का शहरी, ना कोई शहरी दहशतगर्दी का शिकार हो। मगर अफसोस के साथ कि जब तक हम इस इशू को पॉलिटिसाइज करेंगे, जब तक हम इस इशू को जियो पॉलिटिक्स का जो खेल खेला जा रहा है दुनिया में, इस रीजन में, उसका हिस्सा बनेंगे, तो अफसोस के साथ हमारे शहरी, दूसरे ममालिक के शहरी मरते रहेंगे। हमें अक्रॉस एक बाय पार्टिजान, नॉट हाइपर पार्टिजान पोलराइज जो हमारा इस दौर का सॉर्ट ऑफ सिलसिला है, मगर बाय पार्टिजान अप्रोच अक्रॉस द जियो पोलिटिकल डिवाइड दहशतगर्दी के लिए रखना पड़ेगा। मुल्क में महंगाई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.05% इजाफा हुआ है। हफ्तावार मजमूई शरह 48.35% हो गई है। एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी हुई हैं। रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। मुल्क में 44,175 रुपए से जायद माहाना आमदन वालों के लिए महंगाई की शरह 49.75% रही। एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी और 9 की कीमतों में कमी आई, जबकि हालिया हफ्ते में 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी फी किलो 35.74 महंगी हुई। आलू 3 रुपए, दाल चना 4 रुपए 82 पैसे, दाल मसूर 5 रुपए 11 पैसे महंगी हुई। दाल माश 6 रुपए 81 पैसे, दाल मूंग 1 रुपया 42 पैसे फी किलो महंगी हो गई। एक हफ्ते के दौरान अंडे 4 रुपए 89 पैसे फी दर्जन और आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 24 रुपए से जायद इजाफा हुआ। मटन, ताज़ा दूध, दही, बीफ, चीनी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते में प्याज 14 रुपए फी किलो सस्ता हुआ। लहसुन की कीमत 12 रुपए फी किलो, टमाटर की कीमत 1 रुपया फी किलो कम हुई। ब्रांडेड घी और सरसों का तेल भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल है। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। महंगाई और कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क भर में मोटरसाइकिलों की फरोख्त में नुमाया कमी आई है। अवामी सवारी की मुरम्मत और चलाने के अखराजात में भी इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके के लिए सवारी का सस्ता और बेहतरीन ऑप्शन रहा है। मुल्क में मोटरसाइकिल की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 12 साल में 1,45,00,000 मोटरसाइकिल्स फरोख्त हुई और इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक 2021 तक रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स की तादाद 2,48,00,000 तक पहुँच गई है। इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक माली साल 2022 में मोटर बाइक्स में तकरीबन $3 अरब का पेट्रोल इस्तेमाल किया
किया गया, लेकिन महंगाई, पेट्रोल और मोटरसाइकिलों की बढ़ती हुई कीमतों और अखराजात में इजाफे ने इस सस्ती सवारी को भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया है। जनवरी 2021 में जापानी ब्रांड की 70 सीसी की मोटरसाइकिल की कीमत 79,000 रुपए थी, जो मई 2023 में 1,55,000 तक पहुंच गई है, जबकि चीनी ब्रांड की कीमत भी इसी अरसे में 45,000 रुपए से बढ़कर अब 1,10,000 तक आ गई है। कीमतों में इजाफे और दीगर वजूहात के बाइस मोटरसाइकिल्स की फरोख्त में भी कमी आई है। जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक मोटरसाइकिल्स के 13,79,000 से ज्यादा यूनिट्स फरोख्त हुए, लेकिन जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक इसमें 33% कमी देखी गई और 9,24,000 मोटरसाइकिल्स फरोख्त की गईं। आम आदमी के ज्यादा इस्तेमाल में रहने वाली 70 सीसी मोटरसाइकिल की देखभाल, पार्ट्स और सर्विस के अखराजात में भी इजाफा हुआ है। मोटरसाइकिल ऑयल की कीमत 560 रुपए, टायर और ट्यूब 1500 से जायद और एक पंक्चर लगाने की मजदूरी 120 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि ट्यूनिंग के अखराजात भी 200 से बढ़कर 450 रुपए तक पहुंच चुके हैं। मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल से शहरियों को बचाने का हल निकाल लिया है। तलबा ने कुछ ऐसी सोलर मसनूआत डिज़ाइन की हैं जिनसे पेट्रोल और बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जा सकती है। रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल है, जिसको डिज़ाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के तलबा ने। ई बाइसिकल को सोलर प्लेट की मदद से चार्ज किया जाता है, जिसके बाद इस पर 40 किलोमीटर तक सफ़र किया जा सकता है। चलाने में बहुत बेहतर है, इसमें कोई धुआं वगैरह नहीं है, कोई स्मोक वगैरह नहीं है, और इसके अलावा कोई पता भी नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रिक है या फिर वैसे ही बंदा चला रहा है इसको, और आम साइकिल और इसमें कोई फ़र्क नहीं है इतना। इसके अलावा एक ऐसा 3D प्रिंटर डिज़ाइन किया गया है जिसको कंप्यूटर के ज़रिए इनपुट देकर कोई भी मॉडल तैयार किया जा सकता है। सोलर इन्वर्टर की अगर बात की जाए तो यह पाकिस्तान में एक बेहतरीन इजाद है, जिससे ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की बचत की जा सकती है, बल्कि पाकिस्तान की दरामदाद में भी कमी लाई जा सकती है। इसको कमर्शियल भी करेंगे ताकि हर आदमी जो सा है पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइस से जो मुतासिर हो रहा है वो इसको इस्तेमाल करे और अपने चीज़ों को आसानी से वो रन कर सके। इसका टोटली डिज़ाइन जो ना हमने खुद किया है, 1 to all हर एक चीज़। बाकी जितने भी मार्केट में इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। ये लो कॉस्ट भी है, बिजली की सेविंग भी है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल से पाकिस्तान की मैशत मजबूत होने के साथ साथ माहौलियाती तब्दीलियों पर भी काबू पाया जा सकता है। बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए शमसी तवानाई की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान की तरफ से डिज़ाइन की गई ये सोलर मसनूआत सरसब्ज मुस्तकबिल की तरफ एक कदम है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़ मुल्तान। गुज़श्ता रोज़ वादी कोयटा बलूचिस्तान के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद वहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है और बारिश के मज़ीद क्या इम्कानात हैं, बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज वादी कोयटा और गिरदगांव में आज मतलब साफ़ है, धूप निकली हुई है, तहम गुज़िश्ता दोपहर और शाम के टाइम पे होने वाली बारिश के बाद से मौसम खुशगवार है, बेहतर है आज, और सुबह के टाइम पे मौसम में हल्की खुनकी भी है। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के दीगर जो बालाई इलाके हैं, ज़ियारत और अतराफ़ के इलाके, वहाँ पे सुबह के टाइम पे मौसम का दरअसल महसूस हो रहा है, और जबकि जो दीगर बालाई इलाके हैं वहाँ पे भी मौसम अच्छा महसूस हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा, कोलू, बारकान, ज़ियारत, दालबंदीन और जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, और आंधा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि इस दौरान बाज़ मकामात जो बाला इलाके हैं वहाँ पे मतलब जुज़वी तौर पे अब्रालूद रहेगा। जी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की तकरीब ताजपोशी का वक्त तकरीबन आन पहुंचा है। वेस्ट मिंस्टर एबी में मुनक्किद आज होने वाली तकरीब में शाह चार्ल्स और क्वीन कंसोर्ट को ताज पहनाए जाएंगे। लंदन से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम को हफ्ते के रोज वेस्टमिंस्टर एबी में मुनक्किद होने वाली ताजपोशी की पुरवकार तकरीब में बाकायदा तौर पर शाही ताज पहना दिया जाएगा। इस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। बादशाह चार्ल्स की एक झलक देखने के लिए लाखों अफराद सेंट्रल लंदन का रुख करेंगे। इस मौके पर शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब के तहत 29,000 से जायद पुलिस अफसरान ड्यूटी पर होंगे। डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर एडी एडलिंगटन ने मुतनब्बे किया है कि तकरीब में खलल डालने वालों से फौरी और सख्ती के साथ निपटा जाएगा, और पुलिस इस मौके पर चेहरे को शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का इरादा रखती है।
प्रोग्राम के मुताबिक शाही सवारी के रूट वाला रास्ता सुबह 6 बजे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 10:20 पर बादशाह चार्ल्स वेस्टमिनिस्टर जाने के लिए बकिंगम पैलेस से रवाना होंगे। 11 बजे से कुछ देर पहले वो वेस्टमिनिस्टर एबी पहुंचेंगे, जहां 2300 मेहमान उनके मुंतजिर होंगे, जिनमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत, शाही खानदान के अफराद और दीगर अहम शख्सियात शामिल होंगी। 11 बजे तकरीब ताजपोशी का आगाज होगा, जो 2 घंटे जारी रहेगी, जिसके दौरान मुख्तलिफ सर्विसेज मुनक्किद होंगी। तकरीबन 12 बजे आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी बादशाह चार्ल्स को तारीखी सेंट एडवर्ड ताज पहनाएंगे, जिसके बाद मुल्क भर में बिगल बजेंगे और तोपों की सलामी दी जाएगी। 1 बजे बादशाह और मलका 260 साल पुरानी गोल्डन स्टेट कोच में वापस बकिंगम पैलेस की तरफ रवाना होंगे। 2:30 बजे बादशाह खानदान के दीगर अफराद के हमरा महल की बालकनी में आएंगे, जहां रेड एरोज और बरतानवी अफवाज के दीगर तैयारे उन्हें सलामी देते हुए गुजरेंगे। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। आपको खबर दें, रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी मैदान जंग से निकलकर कॉन्फ्रेंस हॉल्स तक आ गई है। तुर्की में बोहरा उस वक्त मुआशी ताउन तंजीम के इजलास के दौरान रूसी मंदूब ने यूक्रेनी एहलकार के हाथ से झंडा छीन लिया। यूक्रेनी एहलकार ने जवाबन रूसी मंदूब को थप्पड़ और मुक्के मारकर अपना परचम वापस लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्द ही हाथापाई खत्म करवाई, लेकिन लड़ाई ऑनलाइन जारी रही।